Hello, my dear students. Welcome back to channel my new video. My name is Amit from A1 Coaching. तो बेटा हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने वेल डेफिनेशन और वेलफेयर डेफिनेशन अच्छे से देख लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया था। अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि स्कार्सिटी डेफिनेशन क्या होती है और इसको किसने दिया था। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हाँ तो बेटा सबसे पहले जो हमें देखना है वो क्या है, स्कार्सिटी डेफिनेशन। ठीक है, वेल डेफिनेशन वेलफेयर डेफिनेशन तो देख लिया भाई, वो दोनों आए, एडम स्मिथ और एल्फ्रेड मार्शल आए, वो अपना सब कुछ बता के चले गए। अब हम लोग को देखना है स्कार्सिटी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले स्कार्सिटी डेफिनेशन दी किसने थी, याद रख लेना, लायनेल रॉबिन्स ने। किसने दी थी? लायनेल रॉबिन्स ने स्कार्सिटी डेफिनेशन दी थी। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे थे, वो बोल के चले गए। अब ये आए हैं तो ये भी कुछ ना कुछ अपना बताएंगे। हर आदमी आ रहा है वो अपना अपना बता के जा रहा है। तो अब देखो भाई क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज द साइंस। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, एक साइंस है जो कि स्टडी करता है किसकी भैया, ह्यूमन बिहेवियर की। किसकी स्टडी? ह्यूमन बिहेवियर की। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स। एंड्स का मतलब होता है बेटा वांट्स। क्या होता है एंड्स का मतलब? वांट्स। और स्केयर्स का मतलब क्या, सॉरी मीन्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस। कहीं लिख लेना, मीन्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस। और एंड का मतलब क्या होता है? वांट्स। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो कि स्टडी करता है इंसान के बिहेवियर की। इंसान यानी कि मैं, यानी कि आप। ठीक है, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन वांट्स, लोगों की जो वांट्स है, एंड स्केयर्स मींस रिसोर्सेज, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है। स्केयर्स मतलब क्या होता है? लिमिटेड। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं भाई हमारे दुनिया में, नॉर्मली इंडिया में हमारे, और क्या है, वांट्स हमारी क्या है, अनलिमिटेड होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केयर्स होते हैं यानी कि लिमिटेड होते हैं। और उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। अल्टरनेटिव मतलब एक तो रिसोर्स लिमिटेड भैया, एक तो रिसोर्स लिमिटेड है, उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। यानी कि मान लो रिसोर्स लिमिटेड का मतलब, मान लो मेरे पास 100 रुपए है। अब 100 रुपए में मुझे जो यार खाना भी है, मुझे बुक भी लेनी है, मुझे घूमना भी है। अब 100 रुपए में सब कुछ तो हो नहीं जाएगा। तो रिसोर्सेज भी क्या है, लिमिटेड है। वांट्स भी क्या है, इंसान की अनलिमिटेड है। और उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और अल्टरनेटिव यूजेस भी है उसके। तो इकोनॉमिक्स क्या सिखाती है हमें कि एक ह्यूमन बिहेवियर, इंसान की ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है जो कि हमें सिखाती है कि जो इस लिमिटेड रिसोर्सेस में और अल्टरनेटिव यूज में हमें कैसे चीजों को चूज करना है। अगर हमारे पास 1000 रुपए है तो 2 काम है, तो 2 काम में हमें कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बात में करना है, कैसे उन चीजों को एलोकेट करना है, कैसे मैनेज करना है। तो उसमें एक इंसान कैसे चीजों को एलोकेट करेगा, तो उसी की स्टडी है। क्या है? उसी की स्टडी है, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इंसान के बिहेवियर की स्टडी है कि वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेस में और उसके अल्टरनेटिव यूज में कैसे चीजों को मैनेज करता है, उसी की स्टडी होती है भैया। समझ में आ गया भैया कि नहीं आया? जल्दी से आ गया हो तो एक बार एक लाइक कर दो, वीडियो को शेयर जरूर से किया करो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो, क्योंकि आप लोग लाइक करोगे तो उसकी रीच बढ़ेगी, लोगों तक पहुंचेगा। आप लोग कमेंट तो बहुत करते हो, सर पढ़ा दिए, समझ में आ रहा है। जैसे बहुत से बच्चे आते हैं, देखते हैं और लाइक भी नहीं करते। लाइक तो बनता है यार, अगर समझ में आ रहा तो एटलीस्ट एक लाइक करो और थम्स अप कमेंट पे एक बार दे दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। उसके बाद है बेटा फीचर्स ऑफ स्कार्सिटी डेफिनेशन। फीचर्स ऑफ स्कार्सिटी डेफिनेशन। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हो जिसमें आपको जितने भी वीडियोस आती है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह जो भी रहते हैं वो आपको मिल जाते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पर ऐड कर हो सकते हो। मुझे मैसेज करके अपना सिटी नेम, स्कूल नेम, अपना नेम मेंशन कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो यहाँ पर मिल जाया करेगी। ठीक, अब इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर है बेटा अनलिमिटेड एंड्स। अनलिमिटेड एंड्स, एंड्स का मतलब क्या है भैया? वांट्स। तो पहला फीचर क्या है इनके डेफिनेशन में कि इंसान की वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। एक वांट्स खत्म होती है, दूसरी वांट्स क्या हो जाती है? क्रॉप्स अप हो जाती है। ठीक है, तो पहला फीचर क्या है इनका?
अनलिमिटेड एंड्स लिखा है। और बुक में भी एक बार देख लेते क्या लिखा है। कह रहे एंड्स हियर रेफर्स टू ह्यूमन वांट्स, यहाँ पर एंड का मतलब है रेफर कर रहा है ह्यूमन वांट्स को। A fundamental fact of economic life that ends or human wants are unlimited. Human wants are not only large number but they tend to multiply over time. बोल रहे कि खाली लार्ज नंबर में नहीं है, ये मल्टीप्लाई होती जाती है। ह्यूमन वांट्स बढ़ती जाती है। बाइक मिल जाएगी तो कार चाहिए, कार मिल जाएगी तो महंगी कार चाहिए, महंगी कार मिलेगी तो और महंगी BMW मर्सिडीज चाहिए, फिर जहाज भी चाहिए, एरोप्लेन। मतलब इंसान रुकता नहीं है, इंसान की वांट्स अनलिमिटेड होती है भैया। ठीक, अब रिसोर्सेस, ये सारे फसाद की जड़ है। कौन? स्केयर्स, मीन्स मतलब होता है रिसोर्सेस, और स्केयर्स है, स्केयर्स मतलब क्या होता है? लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस ये फीचर भैया, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि स्केयर्स रिसोर्सेस होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। समझ में आ रही बात? दूसरा फीचर क्या हमारा? लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर यही अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते तो दिक्कत ही खत्म हो जाती। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेस में हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट को सेटिस्फाई करना है। और तीसरा क्या फीचर है? अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स, यानी कि यार उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। मतलब एक तो वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेस लिमिटेड, और इस लिमिटेड चीजों में उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है, या तो ये या तो ये। तो क्या करें भाई? अल्टरनेटिव यूजेस है तो हमें कुछ चूज करना पड़ता है। अगर एक चीज से तीन चीज हो रही हो, तीनों चीज नहीं मिलेगी, हमें कोई एक चीज चूज करना पड़ेगा, उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। और फोर्थ क्या है? चॉइस। भाई अल्टरनेटिव यूजेस है भाई, ये 100 रुपए में या तो ये मिलेगा या तो ये या तो ये, चाहे ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो। तो अब इसमें से जो मोस्ट अर्जेंट होगा, ए होगा तो ए लोगे, बी हो तो बी लोगे, सी होगा तो सी लोगे। ए बी सी मतलब मान लो कोई खाने पीने की चीज है, समझ लो, तो उसमें से आप कोई चीज चूज करोगे। तो खाली खाने पीने में नहीं, कोई भी चीज हो सकती है, तो आपको चूज करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। और पांचवा फीचर है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या बेटा? एक साइंस है, क्योंकि इसमें जो भी स्टडी करते हैं हम लोग सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। साइंस में होता है ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप कोई भी चीज केमिकल वगैरह मिलाओगे तो दूसरा कलर बन जाता है, मतलब कुछ करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी क्या आता है? इकोनॉमिक्स साइंस है इनके हिसाब से। किसके हिसाब से? लॉरेंस रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या बेटा? एक साइंस है, जिसे हम लोग सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं, जिसमें पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। इसलिए इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है। ये हो गए इसके फीचर्स। अब फीचर्स आ गए तो भैया लोग बुराई तो करेंगे ही करेंगे, तो क्रिटिसिज्म भी और देख लेते जल्दी से। इसका नोट्स आपको ऐप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड करो। जो भी है उसको लिखा हुआ रहेगा, उसको एक बार रीड कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आपकी तकलीफ परेशानी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना, किसी की बातों को आके भैया अपने तरफ से बताना, ऐसा ऐसा गलत सलत बोल गए। तो अब ये जब चले गए हम लोग को छोड़ के ऊपर, तो बाद में नए नए इकोनॉमिस्ट आए, तो उन्होंने नई नई बातें बताई। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। कह रहे हैं कि जो ये लॉरेंस रॉबिन्स है, उन्होंने नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स दिया है। क्या दिया है? नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स दिया है। अब ये नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स एक क्या है? पॉजिटिव साइंस है। क्या है? पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, देखो बुक में लिखा होगा, आप एक बार रीड करना, नोट से पढ़ो समझ में आएगा। बोल रहे हैं रॉबिन रिफ्यूजन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट रिगार्ड इकोनॉमी एज अ पॉजिटिव साइंस। इनके हिसाब से, हमारे लॉयल रॉबिन्स भाई के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? एक पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, बाकी न्यूट्रल है ना, निगेटिव नॉर्मेटिव कुछ नहीं बोला इन्होंने, खाली इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव साइंस है, जिसमें हमें चीजों को चॉइस करना पड़ता है, हमें चीजों को चूज करना पड़ता है। ठीक, तो लेकिन जो नए इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव साइंस भी है। क्या है? नॉर्मेटिव साइंस भी है। पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस तो समझ लो पॉजिटिव है भाई, बता दिया इन्होंने क्या है, व्हाट इज, क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है भाई। अब इकोनॉमिक्स में व्हाट शुड, नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट शुड, क्या करना चाहिए। दूसरे इकोनॉमिक्स है उन्होंने बोला खाली आप बता के चल गए, आपको चॉइस के बारे में बताना चाहिए कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, क्या अच्छा है क्या खराब है, इस बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। वही बोल रहे नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका है भाई नैरो व्यू इकोनॉमिक्स। और इन्होंने नॉर्मेटिव साइंस के बारे में बात ही नहीं की कि क्या बेटर हो सकता है, उसके बारे में भी लॉरेंस रॉबिन्स को बताना चाहिए था। नंबर 2 पर है रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब ये है भैया कि ये बोल रहे हैं
कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको एलोकेट कैसे करते हैं। लॉरेल रॉबिन्स में हमें ये बताया कि रिसोर्सेस को एलोकेट कैसे करना है, कैसे बांटना है, इसके बारे में इन्होंने बात की है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट बेटा ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब पूरे टॉप इकोनॉमिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है उसके बारे में और डिटेल बात नहीं की। इन्होंने बोला कि चीजों को एलोकेट कैसे करते हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड है तो उसको बांटेंगे कैसे, ये बारे में बताया। लेकिन इन्होंने अपने डिफिनेशन में कहीं भी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं की, पॉवर्टी के बारे में बात नहीं की, गरीबी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारे सब्जेक्ट के मैटर में कहीं पर भी बात नहीं की है। तो क्या लिखा है, बोल रहा है इट डज नॉट फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज। इन्होंने अपनी डिफिनेशन में इंपॉर्टेंट इश्यूज जो इकोनॉमिक्स थे उस पर डिस्कस नहीं किया। ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम डिटर्मिनेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन सारी चीजों के बारे में इन्होंने कहीं पर भी बात नहीं करी है। बुक में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नोट्स ऐप से डाउनलोड कर लो, ठीक है। नंबर 3 है, ऐप में मिलेगा आप भी, क्लिक करना 3 डॉट पे, 3 डॉट पे फ्री स्टडी मेडिटेशन सेक्शन में जाना, वहां पे आपको क्लास 9 का कॉमर्शियल स्टडीज, क्लास 11 का इकोनॉमिक्स, क्लास 10 का, क्लास 12 का कॉमर्स इकोनॉमिक्स, जिस भी सब्जेक्ट के हो आपको मिल जाएगा। नंबर 3 स्टैटिक डिफिनेशन, क्या है ये, स्टैटिक डिफिनेशन है। इन्होंने जो डिफिनेशन दी थी वो स्टैटिक थी, स्टैटिक का मतलब दे दिया, अब वो चेंज नहीं होगा। इनकी डिफिनेशन है वो एक चीज के बारे में बता रही है कि स्केर्स रिसोर्सेस है, व्हाट्स अनलिमिटेड है और उसके अल्टरनेटिव यूज है। अब ये बोले स्केर्स रिसोर्सेस है, सॉरी रिसोर्सेस स्केर्स है, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। लेकिन क्या रिसोर्सेस हमेशा जिंदगी भर रहेंगे, हो सकता है कल को रिसोर्सेस बढ़ जाए, हमेशा स्केर्स नहीं रहे, लिमिटेड रिसोर्सेस ना रहे। लेकिन इन्होंने क्या बोला, स्टैटिक डिफिनेशन, इन्होंने बोल दिया कि भैया ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। लेकिन एक्चुअल में फ्यूचर में चेंज भी तो हो सकता है रिसोर्सेज बढ़ जाए, तो लेकिन इन्होंने इस बारे में नहीं बताया, तो इस बारे में इनको क्रिटिसाइज किया गया। नंबर 4 है इकोनॉमिक्स एज साइंस, इन्होंने इकोनॉमिक्स एज साइंस बोल दिया। लेकिन और इकोनॉमिक्स जो आए उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस नहीं है, इकोनॉमिक साइंस के साथ साथ आर्ट भी है, अपना अपनी स्किल है, अपना अपना तरीका है। इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ साइंस है, जबकि दूसरे लोगों ने बोला इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। और लास्ट फीचर है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स मे नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम स्कैरसिटी, बोले इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हमेशा स्कार्सिटी की वजह से अराइज नहीं होती, इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया। इन्होंने बोला कभी कभी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन मतलब ज्यादा बन गया, अब सामान ज्यादा बन गया है ना, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। भाई मार्केट में बिक नहीं रहा है, लोग पैसा नहीं ले रहे, मंडी के टाइम में आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया, अब इस सबसे सिचुएशन में भी आपको क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, हमेशा स्कैरसिटी की वजह से नहीं होती है। ये 5 पॉइंट है जो क्रिटिसिज्म में आते हैं, एक बार बुक से रीड कर लेना, इजीली समझ में आ जाएगा, और नोट से पढ़ लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका टॉपिक खत्म, स्कैरसिटी डिफिनीशन। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको बताता हूँ ग्रोथ डिफिनेशन क्या होती है। हाँ तो स्टूडेंट्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट डिफिनेशन और लास्ट डिफिनेशन, जिसका नाम है ग्रोथ डिफिनेशन। ठीक है, तो ग्रोथ डिफिनेशन किसने दी थी, गिवन बाय पॉल सैमुएल्सन। ठीक है, पॉल सैमुएल्सन ने दी थी डिफिनेशन, ये अब तक की बेस्ट डिफिनेशन है, इसी को आज अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो इनको ही सब बहुत से लोग, जितने भी मैक्सिमम लोग हैं, इसी डिफिनेशन को मानते हैं और ये सबसे बेस्ट डिफिनेशन मानी जाती है। ठीक है, क्यों मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने अभी तक सबने बताया, किसी ने कहा वेल्थ है, वेलफेयर है, किसी ने बोला प्रॉब्लम, बट इन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया, उसका सॉल्यूशन भी बताया कि इकोनॉमिक एक स्टडी है जो कि हमें, जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्व करना है और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे अच्छा करना है। मतलब हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सकते हैं, ये बताया है हमारे पॉल सैमुएल्सन जी ने। ठीक है, तो इनकी जो डेफिनेशन है वो अब तक की सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। ये बता रहे हैं कि रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है या फिर नहीं है तो कैसे हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी वांट सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो इनके हिसाब से डेफिनेशन लिखी, इसको आप लोग याद कर लेना, बहुत लंबी सी डेफिनेशन है, इसको लिख लेना और याद करना पड़ेगा, आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, सेम टू सेम लिखना पड़ेगा अगर पेपर में आता है तो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुएल्सन, इकोनॉमिक्स स्टडी, और इकोनॉमिक क्या एक स्टडी है, हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, मतलब किस तरह से सोसाइटी, पैसा हो या नहीं हो, किस तरह से अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेगी, समझ रहे हो। तो टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रैक्टिस रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसके क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं ना, बता चुका हूं मैं कई बार।
to produce various commodities over time and distribute them for consumption now in the future among various people and group of society। मतलब जो भी आप प्रोडक्शन करो है ना, तो जो चीजें बन रही है तो वो हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो उसको अनलिमिटेड जो हमारी वांट्स है कैसे सेटिस्फाई होगी अपने, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने इस डिफिनेशन में बताई है। फीचर्स देखते हैं, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इनका सेंट्रल पॉइंट याद रखना, इनका सेंट्रल पॉइंट जो है वो है ग्रोथ। क्या है सेंट्रल पॉइंट इनका? ग्रोथ है। सबका मैंने लिखवाया तो इसका भी लिख लो, सेंट्रल पॉइंट क्या है इनका? ग्रोथ है। He said that economics should also suggest, इन्होंने कहा economics also suggests that how the scarce means मतलब resources should be used to more wants and the attention higher living standard। मतलब इन्होंने बताया अपने डिफिनेशन में कि अगर हमारे पास रिसोर्सेस यानी कि मीन्स क्या है, लिमिटेड है, मीन्स अगर हमारे पास लिमिटेड है तो यूज टू सेटिस्फाई मोर वांट्स, ज्यादा से ज्यादा वांट्स हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, एंड टू अटेन हायर लिविंग स्टैंडर्ड, और अच्छा एक हायर लिविंग स्टैंडर्ड कैसे गेन कर सकते हैं। अगर मीन्स लिमिटेड हैं तो ज्यादा से ज्यादा मोर वांट्स कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पॉल सैमुएल्सन। समझ में आई बात? तो इकोनॉमिक्स सजेस्ट करती है कि हम अगर आपके पास पैसे कम हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड है, पैसे के अलावा और भी जितनी भी चीजें हैं वो लिमिटेड हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कैसे उससे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, ये बताया हमारे पॉल सैमुएल्सन जी ने। उसके बाद के फीचर्स है, फीचर्स ऑफ ग्रोथ डिफिनेशन। नंबर 1 पर है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम और डायनामिज्म, ठीक है। नंबर 1 पर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो जो भी रिसोर्सेज है वो हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो इन्होंने बताया है उसको इफिशिएंट तरीके से कैसे एलोकेट किया जाता है कि ताकि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, ताकि जो रिसोर्सेस लिमिटेड हैं उसमें हमारी अनलिमिटेड वांट ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर? नंबर 2 लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। देखो इन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अभी के लिए थोड़ी, वो हमेशा बढ़ती जाएगी। तो इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास रिसोर्सेस, अगर ये रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है तो ये भी, तो इसको भी हमें टाइम के साथ क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। मान लो अभी तुम्हारे पैसे, तुम अभी 1000 कमाते हो, आज से 10 साल बाद महंगाई बढ़ेगी, फिर तुम भी तब भी 1000 रुपए कमाओगे क्या? तो आपको तब भी 1000 रुपए कमाना है क्या? नहीं ना, आप 1000 को 10,000 करो ताकि 10 साल बाद आपको रिसोर्सेस आपके पास कम नहीं रहे। तो इनका कहना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, PERSPE सही कर लेना, ठीक है। पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, मत कहना कि सर को स्पेलिंग नहीं आती है क्या। PERSPECTIVE, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म का पर्पस है अगर आपकी वांट्स बढ़ती है तो अपने रिसोर्सेस को भी बढ़ाओ, और इन्होंने बताया है कि हमें अपने रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। इन्होंने हर चीज का सॉल्यूशन बताया अपने डिफिनेशन में, ठीक है। बाकी जितने थे सबके सब प्रॉब्लम बता रहे थे। नंबर 3 सॉल्यूशंस टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही सेम चीज कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करें, मतलब जो रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा वांट को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इन्होंने तरीका बताया है। और नंबर 4 डायनामिज्म। डायनामिज्म मतलब क्या होता है, गतिशीलता, किसी भी चीज को गतिशीलता प्रोवाइड करना। गतिशीलता मतलब स्पीड देना, मतलब उसमें ग्रो करवाना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कंसीडर्ड, इसमें क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कंसीडर करता है। ये मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपकी वांट्स बढ़ रही है तो अपने रिसोर्सेस को भी आप क्या करो, ग्रो करो। जितना ज्यादा रिसोर्सेस आपके ग्रो होंगे उतनी ज्यादा आपकी वांट्स क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये थी डिफिनेशन। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है फाइनल के पर्पज से, लेकिन हाफ ईयरली के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर थोड़ा सा इजी है और बहुत टफ भी माना जाता है क्योंकि डिफिनेशन लिखी है, पूरी वर्डिंग में है, तो समझने में अक्सर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब जब बीए वगैरह में जाओगे, बीकॉम वगैरह करोगे तो उसमें डीप में एकदम पढ़ाया जाएगा, तो ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट आपने जितना दिया है उतना आप लोगों के लिए इतना सफिशिएंट है। आने वाले चैप्टर इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आएगा।